दोस्तों, आज एक जिक्र कर रहे हैं हम कि कैसे एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में इस भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन के चालू होते ही कुछ ना कुछ तनातनी बनने लगी थी। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी की बात हो रही है और उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है। वैसे तो फ्रीडम फाइटर्स आपस में एक दोस्ती का माहौल रखते ही थे, पर यहां पर इस दोस्ती के माहौल में जब प्रेसिडेंटशिप की बात आ रही थी तो काफी चीजें देखने को मिली। 1950 में संविधान लागू होने वाला था और उस समय गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी, मतलब राजा जी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी। दोनों ही पैरेलल पोजीशन और दोनों की ही दावेदारी भारत के गणतंत्र के लिए राष्ट्रपति की दावेदारी मजबूत थी। नेहरू जी के विचार में राजा जी मतलब सी राजागोपालाचारी एक बेहतर कैंडिडेट थे, एक बेहतर प्रेसिडेंट की भूमिका को निभाने वाले व्यक्ति थे। पर राजेंद्र प्रसाद जी भी पीछे नहीं हट रहे थे। हम आपको बता दें, उनके बीच में चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है और नेहरू जी ने एक चिट्ठी में झूठ लिखते हुए कि उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब से बात हो गई है और वो चाहते हैं कि राजा जी ही बने प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद जी ने भी लिखा कि मैं चाह रहा था कि मेरा एक डिग्निफाइड एग्जिट हो, कम से कम मैंने भी अपना जीवन इस चीज में लगाया है। ये बात गांधी जी तक भी पहुंची। गांधी जी के मस्तिष्क में ये बात आने लगी कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ। राजेंद्र बाबू आखिर पोजीशन और पावर के भूखे कब से हो गए, ये बात उन्होंने भी लिखी है। उस समय के कुछ रिपोर्टर्स ने बात दर्ज कराई, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बिना सहमति दिए नेहरू जी ने लेटर भी लिख दिया और उन्होंने बोला मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। बाद में जब विरोध ज्यादा बढ़ने लगा और राजेंद्र प्रसाद जी एकदम अड़िग थे कि प्रेसिडेंटशिप के तो लिए मुझे ही जाना है, तब राजेंद्र प्रसाद जी ने वल्लभ भाई पटेल से बोला कि आपकी क्या इच्छा है, आपके पाले में कोर्ट में बॉल है, आप बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर फाइनल करते हुए कहा, नेहरू जी को समझाते हुए कहा कि इस टर्म के लिए राजेंद्र प्रसाद ही ठीक रहेंगे और हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही बनकर आते हैं। ये तो एक टसल की बात है। अब टसल और गहराने वाला था। एक अगला चुनाव भी होता भाई। 1957 में वापस से राष्ट्रपति को चुनने की पूरी प्रक्रिया को चालू किया गया। इस बार भी नेहरू जी के विचार में राजेंद्र प्रसाद बाबू नहीं थे लिस्ट में। इस बार राधा कृष्णन जी थे जो प्रेसिडेंट पद की दावेदारी में सबसे आगे खड़े हो रहे थे। इस बार भी कुछ ना कुछ होकर एस राधाकृष्णन को वेट करना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद बाबू वापस से प्रेसिडेंट बने और एक लौते से प्रेसिडेंट हैं जो 12 साल तक वापस से इलेक्ट भी होते और 12 साल तक उन्होंने प्रेसिडेंटशिप, राष्ट्रपति का पद संभाला है और बड़ा इंपॉर्टेंट पद है। गरिमा इसकी हमेशा बरकरार रखी। ये तो चुनाव की बात हो गई, प्रेसिडेंट कौन बनेगा नहीं बनेगा इसकी बात हो गई, पर इसके पीछे और भी 2-3 चीजें ऐसी हुई जिससे पता चलता है कि नेहरू जी और प्रसाद जी के बीच में जो संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं रह गए थे। हालांकि फॉर्मेलिटीज ये सारी करते थे, इज्जत में कोई कमी नहीं रहती थी, पर फिर भी संबंध जो कभी एक दौर था संग्राम का उस समय थे वो नहीं था। एक और किस्सा ऐसा ही याद आता है। हिंदू कोड बिल पर बात छिड़ती है। नेहरू जी समर्थक थे कि हिंदू कोड बिल आना चाहिए और हिंदू के लिए जितने लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं उनको एक कोडिफाइड बिल में रखना चाहिए, कुछ चीजें कोडिफाइड हो जाएंगी। कैबिनेट से पास होता है, चीजें आगे बढ़ती हैं, पर यहां पर राजेंद्र प्रसाद जी का साइन नहीं आता है। उन्होंने बोला कि मैं एक बार स्वयं इस बिल को पढ़ना चाहता हूं और फिर एक विरोध चालू हो जाता है। विरोध हुआ कि आप सिर्फ हिंदू को ही क्यों कोडिफाई करना चाहते हैं, बाकी धर्म को क्यों नहीं। नेहरू जी एक अलग विचारधारा के थे, वो अपने आप को एक सोशलिज्म सेकुलरिज्म वाला मानते थे। राजेंद्र प्रसाद जी भी एक अलग विचारधारा के थे और उनका मानना था कि भारत का विकास तो हो ही, पर भारत का विकास हमारे धर्म, हमारे कास्ट और इन सब से अलग ना हो, ये सब भी साथ चले। और दोनों की इसी बात पर मतभेद होती रहती थी। बहरहाल हिंदू कोड बिल पास तो ना हो सका क्योंकि विरोध बढ़ चुका था, पर यहां पर प्रेसिडेंट कैसे लगाम लगा सकता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ये देखने को मिला। पर ये बात ही खत्म नहीं हुई। बात सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची कि क्या वाकई के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट द्वारा दिए गए एडवाइस को खारिज कर सकता है, वेट कर सकता है। तो यहां पर टिप्पणी भी आई सुप्रीम कोर्ट की कि ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट बस एक टाइटुलर हेड है,
आप एक नॉमिनल हेड हो, आपको बात माननी पड़ेगी अपने प्रधानमंत्री की और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। एक और मुद्दा है, ये मुद्दा था जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था और राजेंद्र प्रसाद जी चाहते थे कि वो जाकर पूरे बढ़िया से इस चीज में सम्मिलित हों और वहां पर पूरा कुछ बढ़िया से शो देखें, अच्छा कुछ वहां पर रहे। पर जवाहरलाल नेहरू साहब तत्कालीन जो समय के प्रधानमंत्री थे, उनकी विचारधारा अलग थी। उन्होंने बोला कि ये उचित नहीं रहेगा कि इस गणतंत्र का जो सबसे टॉप का पोजीशन है वो किसी धार्मिक इवेंट में सम्मिलित होकर एक संदेश भेज रहा है। राजेंद्र प्रसाद जी बहुत क्लियर थे कि धर्म जब मेरा है तो मैं जा सकता हूं और राष्ट्र अपने हिसाब से चल रहा है, धर्म को भी मुझे अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, और वो जाकर सम्मिलित होते हैं। तीसरा विवाद एक और हमें याद आता है, राजेंद्र प्रसाद जी बहुत फॉरेन ट्रिप नहीं कर पाते थे। उसका रीजन राजेंद्र प्रसाद जी नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू साहब थे। जवाहरलाल नेहरू साहब से जब बोला जाता था कि राजेंद्र प्रसाद जी को यूएस भेज दिया जाए, जापान भेज दिया जाए, तो वो मना कर देते, बहुत उत्साहित नहीं दिखते थे। उनका था कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ही ये कर दूंगा, इनके जाने की बहुत जरूरत नहीं है। एक बार तो यूएस के प्रेसिडेंट ने यहां तक कि इनवाइट कर दिया था भारत के राष्ट्रपति को, राजेंद्र प्रसाद जी को, कि आप आइए, मैं आपको स्वयं घुमाऊंगा। बावजूद इसके नेहरू जी और पूरे कैबिनेट ने मना कर दिया कि हमारे यहां से बहुत लोग आपके यहां आते जाते रहते हैं, ऐसा अभी कोई जरूरत नहीं है। जापान गए हैं, एक दो बार कोई और देश गए राजेंद्र प्रसाद बाबू, पर हमेशा से उनके ट्रैवल को लेकर, फॉरेन ट्रैवल को लेकर बाधाएं बनती रही हैं और यही बोला गया है कि इनके अभी जाने की जरूरत नहीं है। अब इन सारी साक्ष्यों को और चीजों को आप पढ़ेंगे, इस समय तो चिट्ठियों के थ्रू ही होता था, तो ये चिट्ठियां कई किताबों में दर्ज भी है। जब हमने रिसर्च करना चालू किया तो हमें पता चला इन चिट्ठियों में वाकई में लिखा रहता था। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे राष्ट्रपति वापस से बने वही, बावजूद इसके कि वो उनके विदेश यात्राओं पर बाधा लगाते थे, बावजूद इसके कि वो अपने मतभेद रखते थे कुछ चीजों में राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू साहब को, मतलब राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू साहब को भारत रत्न की उपाधि दे दी थी बिना किसी से पूछे। ऐसे ही एक डिनर का माहौल बना था जहां पर प्रेसिडेंट के बंगले पर सब हो रहा था और वहीं पर राजेंद्र प्रसाद बाबू ने कहा कि जो भारत का रत्न है उसे तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। ये बिना किसी से पूछे किया गया था, पर सबने इस बात को बहुत सराहा। हालांकि बाद में खुद राजेंद्र प्रसाद बाबू को भी भारत रत्न से नवाजा जाता है, पर वो अपने कार्यकाल में ही जवाहरलाल नेहरू साहब को बिना किसी से पूछे भारत रत्न की उपाधि सुना भी देते हैं। और हमेशा एक बात कॉमन रही, भले ही मतभेद रहा होगा इनके बीच में, पर मनभेद कभी नहीं था। अगर आप इनके लेटर्स को पढ़ेंगे, इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से एक दूसरे से बात करते थे। अगर आप इनके लेटर्स को कभी भी हाथ लगा पाए तो आप देखेंगे कि इनके लेटर्स में एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे शब्द का ही प्रयोग करते थे। और कहीं पब्लिक में भी अगर एक दूसरे को मिलते थे तो सामने वाले को कभी भनक नहीं लगती थी कि इनके बीच कोई मतभेद है। ये हमेशा से ही ठीक तरीके से बात करते थे एक दूसरे से और हमेशा से कोशिश करते थे एक दूसरे को वो इज्जत जो मिलनी चाहिए वो देते थे। और यही कारण रहा है कि आज की हमारी डेमोक्रेसी इनसे सीख कर, जो आज का हमारी प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, उनसे सीख कर आज इस लेवल, इस मुकाम पर पहुंची है। और टसल कहाँ नहीं होते। एक घर में अगर बहुत सारे लोग हों, एक किचन में अगर बहुत सारे बर्तन हों, तो आवाजें तो होंगी, मतभेद तो होंगे, पर मतभेद हो सकता है, होना भी चाहिए, मनभेद ना हो, ये हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है। और हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमेशा दिखाया है, भले ही उनके विचारों में, उनके रास्तों में मतभेद रहा होगा, पर वो सब एक ही रास्ते पे थे और वो था भारत की आजादी, भारत का एक बढ़ता हुआ कद, विकासशील भारत। और आज हम उन्हीं कदमों पर चलते हुए दिख भी रहे हैं। खैर, आज की कहानी बस यहीं तक। आपको और कहानियां हम बताएंगे, पर हम आपको ये भी बता दें कि ऐसी बहुत सारी रोचक कहानियां जो आप हमारे साथ जुड़कर भी समझ सकते हैं। आप अगर हमारे ऐप पर जुड़ते तो आपको 17,999 में पूरा कोर्स मिल जाता है, जिसमें जीएस भी है, सीसैट भी है, एसए भी है, एथिक्स भी है। हाँ, अगर आप कॉम्बो लेते तो आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों करा दिया जाता है। पर आप इन कोर्सेज से एक लाइफ जीते हैं, आप बहुत चीजें समझते हैं और सुनते हैं और देखते हैं, तो आपके जीवन का वो भाग बनता है और जल्दी से आप इस एग्जाम को क्रैक करके देश की सेवा में लग जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।